वक्त से लड़कर जो अपना नसीब बदल दे, इंसान वही है जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा ये ना सोचो यारो, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल दे। नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं आपका अपना दोस्त रणजीत सिंह माझी स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर से गुरुकुल क्लासेस की इस ऑनलाइन पाठशाला में, और उपस्थित हुआ हूं एक शानदार, जानदार और धमाकेदार सेशन के साथ में, जिसमें मैं चर्चा करूंगा वर्ण विचार के नेक्स्ट तथ्यों पर। क्योंकि पिछली कक्षा के अंतर्गत मैंने वर्ण विचार में आपके साथ बातें की थी स्पर्श व्यंजन पर, अंतःस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, संघर्षी व्यंजन और स्पर्श संघर्षी व्यंजन तक, जिनको आप पिछली वीडियो के माध्यम से पढ़ सकते हो, देख सकते हो। और अब यहां से आगे की यात्रा के लिए हो जाइए आप मेरे साथ तैयार। वर्ण विचार का एक और पार्ट आपकी खिदमत में। देखिए, वर्ण विचार में हम पिछली कक्षा में स्पर्श, अंतःस्थ, ऊष्म, संयुक्त, संघर्षी और स्पर्श संघर्षी तक चर्चा कर चुके हैं। अब इस कक्षा में हम चर्चा करेंगे नेक्स्ट भेद, अनुनासिक व्यंजन। अनुनासिक व्यंजन, या मैं कहूं नासिक्य व्यंजन। अनुनासिक, अनु का मतलब पीछे या समान या एक के बाद एक, यानी किसके माध्यम से? नासिका के माध्यम से। वे व्यंजन वर्ण जो नासिका के माध्यम से उच्चारित होते हैं उन्हें अनुनासिक व्यंजन कहा जाता है। इन्हें नासिक्य व्यंजन के नाम से भी जाना जाता है, याद रखना। इन्हें हम अनुनासिक या नासिक्य व्यंजन के नाम से जानते हैं। और प्रत्येक वर्ग का पांचवा वर्ण अनुनासिक या नासिक्य व्यंजन होता है। क्रमशः अंगे, इये, अणे, ने और मैं, ये जो पांच वर्ण हैं ये आपके अनुनासिक या नासिक्य व्यंजन होते हैं। और इसके बाद अगला हम भेद लेते हैं उत्क्षिप्त व्यंजन। नेक्स्ट भेद है आपका उत्क्षिप्त व्यंजन। बहुत ही शानदार भेद है ये उत्क्षिप्त व्यंजन। तो सबसे पहले बात ये होती है कि उत्क्षिप्त का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो देखिए, इसका शाब्दिक अर्थ होता है फेंका हुआ। कभी भी आपसे पूछा जाए कि उत्क्षिप्त का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो इसका शाब्दिक अर्थ होता है फेंका हुआ। याद रखना, क्या होगा? फेंका हुआ। वे व्यंजन वर्ण जिनका उच्चारण करते समय हमारी जिह्वा का अगला सिरा झटके से नीचे गिरता है उन्हें उत्क्षिप्त व्यंजन कहा जाता है। जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में जिह्वा का अगला सिरा झटके से नीचे गिरता है उनको उत्क्षिप्त व्यंजन कहा जाता है। उत्क्षिप्त का शाब्दिक अर्थ क्या है? फेंका हुआ। और फेंकने में क्या लगता है? एक झटके के साथ इनका उच्चारण होता है। तो आइए जानते हैं कि ये कौन कौन से वर्ण हैं जिनके उच्चारण में जिह्वा का अगला सिरा झटके से नीचे गिरता है। तो देखिएगा, ये दो वर्ण आते हैं आपके, अड़ और है, अड़ है। एक तो होता है नॉर्मल, आप इन वर्णों का उच्चारण करते हो, ये आपके टवर्ग के वर्ण हैं, तृतीय और चतुर्थ वर्ण हैं, डैड है, डैड है। लेकिन इनका उच्चारण अड़ है, डैड है, अड़ है, क्योंकि इनके नीचे जो बिंदु लगा हुआ है वह बिंदु कहलाता है तल बिंदु।
या ये कहलाता है नुक्ता चिन्ह, तल बिंदु या नुक्ता चिन्ह। और याद रहे ये जो तल बिंदु या नुक्ता चिन्ह है, इससे है वर्ण की ध्वनि भी प्रकट होती है। अब यहां पर एक तो मूर्धन्य ध्वनि हो गई, एक है वर्ण की ध्वनि हो गई, तो एक ही वर्ण के उच्चारण में दो ध्वनि यहां सम्मिलित हो जाती हैं, इसलिए इसको कहा जाता है द्विगुणी व्यंजन। याद रखना, उत्क्षिप्त को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो द्विगुणी व्यंजन के नाम से भी जाना जाता है। जब दो ध्वनियां यहां सम्मिलित हुई तो इसके उच्चारण में हमारी जो जिह्वा है या वायु है, मुख के दो वाग्यंत्र अवयवों का स्पर्श करती है, इसलिए इसे द्विस्पृष्ट व्यंजन के नाम से, या मैं ये कहूं इसे ताड़नजात व्यंजन के नाम से भी जाना जाता है। तो अपन चर्चा कर रहे थे उत्क्षिप्त व्यंजन या द्विगुणी व्यंजन या द्विस्पृष्ट व्यंजन या ताड़नजात व्यंजन। तो वे व्यंजन वर्ण जिनका उच्चारण करते समय जिह्वा का अगला सिरा झटके से नीचे गिरता है, उन्हें कहा जाता है उत्क्षिप्त व्यंजन। और उत्क्षिप्त व्यंजन के अंतर्गत ये दो वर्ण प्रयुक्त होते हैं, अड़य अढ़य। इनके नीचे लगा हुआ बिंदु तल बिंदु या नुक्ता चिन्ह कहलाता है, जो है वर्ण की ध्वनि प्रकट करता है। और याद रहे इन वर्णों को विकसित ध्वनि, विकसित ध्वनि या आगत या गृहीत ध्वनि के नाम से भी जाना जाता है। और वर्तनी के लिए विशेष रूप से आप याद रखिएगा, वर्तनी के अनुसार इनका प्रयोग सदैव शब्द के मध्य में या अंत में होता है। आरंभ में नहीं। ये ध्यान देने योग्य बात है कि जो आपके उत्क्षिप्त व्यंजन हैं वे सदैव शब्द के मध्य में या अंत में प्रयुक्त होंगे, आरंभ में इनका प्रयोग नहीं होता है। जैसे अभी आपको लिखना है ढकना, यदि आपने ढकना इस प्रकार लिखा तो ये आपका बिल्कुल गलत होगा, लेकिन आपको लिखना है पढ़ना, आप इस प्रकार से लिखते हो तो ये आपका सही होगा, क्योंकि ये शब्द के मध्य में है। आरंभिक वर्ण कभी भी आपका उत्क्षिप्त वर्ण नहीं होगा। अभी जैसे अपने को लिखना है डमरू, ये लिखा आपने गलत होगा, यदि नुक्ता लगा करके आपने इसका प्रयोग किया तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि आरंभिक वर्ण आपका उत्क्षिप्त नहीं होता है। शब्द के कहाँ पर होगा? या तो मध्य में होगा, याद रखना कहाँ पर, या तो मध्य में ही इनका प्रयोग होगा या अंत में इनका प्रयोग होता है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं और अब इसके बाद में नेक्स्ट जो व्यंजन है उस पर हम चर्चा करते हैं। अगला व्यंजन हम लेंगे आपके लिए प्रकंपित व्यंजन या लुंठित व्यंजन। नेक्स्ट भेद आता है आपका प्रकंपित व्यंजन। अब सबसे पहले बात आती है कि प्रकंपित व्यंजन, ये प्रकंपित शब्द बना किससे है? तो याद रहे प्रकंपित शब्द
प्रे प्लस कंपन से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है जिसका शाब्दिक अर्थ कई बार कंपन या बार बार कंपन होता है। प्रकंपित शब्द बना किससे है? याद रहे किससे बना है? प्रे प्लस कंपन से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? कई बार कंपन या बार बार कंपन होता है। अब प्रकंपित व्यंजन कहें किसको, इसे जानने के लिए आपको एक वर्ण का उच्चारण करना होगा बस, और इसके उच्चारण से ही इसकी परिभाषा स्पष्ट हो जाएगी। तो आपको उच्चारण करना है किसका? वर्ण लिखा है मैंने आपके सामने, और जब भी आप इस कक्षा को अटेंड करो, जब आप इस वीडियो को देखो पढ़ो, तो आप उच्चारण करना। उच्चारण होगा रे, और जब आप उच्चारण करोगे रे, तो आपकी जो जीभ का अग्र फलक है, अगला सिरा है, उस सिरे पर कई बार कंपन आ जाता है। जब जिह्वा के अगले सिरे पर कई बार कंपन आता है, तो इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? प्रकंपित व्यंजन। कि जिस व्यंजन वर्ण का उच्चारण करते समय जिह्वा के अगले भाग पर, अगले सिरे पर, अग्र फलक पर कई बार कंपन आ जाता है या बार बार कंपन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, उसी को क्या कहा जाता है? प्रकंपित व्यंजन कहा जाता है। और वर्ण होता है एक, कौन सा? रे। अब जब हम इस वर्ण का उच्चारण करते हैं तो ये ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे जिह्वा से लुढ़कता हुआ सा उच्चरित हो रहा हो, या यह बेलन की तरह लपेटकर उच्चरित होता सा प्रतीत होता है। तो वे व्यंजन वर्ण वह व्यंजन वर्ण जिसका उच्चारण करते समय कई बार कंपन उत्पन्न हो जाए, उसको प्रकंपित व्यंजन कहते हैं। या वह व्यंजन वर्ण जो जिह्वा से लुढ़कता हुआ सा या बेलन की तरह लपेटकर उच्चरित होता सा प्रतीत होता है, उसे प्रकंपित या लुंठित व्यंजन कहा जाता है। प्रकंपित या लुंठित व्यंजन कहा जाता है। और वर्ण होता है आपका एक, कौन सा? रे। और इसके बाद अब हम चर्चा करते हैं नेक्स्ट भेद पर, और नेक्स्ट भेद है आपका अगला पार्श्विक व्यंजन। पार्श्विक व्यंजन। सबसे पहली बात ये आती है कि ये पार्श्विक शब्द बना किससे है? तो याद रहे पार्श्विक शब्द बना है पार्श्व प्लस एक प्रत्यय से। और आप जानते हो कि प्रत्ययों का अपना कोई स्वतंत्र अर्थ नहीं होता है। पार्श्व का शाब्दिक अर्थ होता है आस पास, या किनारों से, या मैं कह सकता हूं अगल बगल से। पार्श्विक शब्द पार्श्व प्लस एक प्रत्यय से मिलकर बना, जिसका शाब्दिक अर्थ आस पास या किनारों से या अगल बगल से होता है। अब बात आती है कि पार्श्विक व्यंजन कहेंगे किसको? तो इसे जानने के लिए आपको केवल इस वर्ण का उच्चारण करना है। याद रहे आपको एक ये वर्ण है ले, इस वर्ण का उच्चारण करना है। तो जब आप इस ले वर्ण का उच्चारण करोगे तो ये समझ लो कि ये आपके मुख की स्थिति है, और यहाँ पे आपके कंठ है और यहाँ आपके दंत हैं। दंत से ऊपर ये थोड़ा सा खुरदरा सा जो भाग होता है, इसको कहा जाता है वर्तस्य, यानी ऊपरी दंत या मसूड़ा
क्या कहलाता है? वर्तस्य कहलाता है। अब जब आप उच्चारण करोगे तो आपकी जीभ इस भाग को छूते हुए रुक जाती है। ध्यान से सुनना एक एक बात को, इस भाग को छूते हुए रुक जाती है और निकलने वाली जो वायु है वो जिह्वा के किनारों से बाहर निकलती है या जिह्वा के अगल बगल से बाहर निकलती है। इसलिए इसको क्या कहा गया है? पार्श्विक व्यंजन कहा गया है। अब पूरी बात को एक सटीक परिभाषा के रूप में जोड़ करके देखते हैं। सबसे मुख्य बात क्या है कि पार्श्विक शब्द बना किससे है? तो ये बना पार्श्व प्लस एक प्रत्यय से, और प्रत्ययों का अपना कोई अर्थ नहीं होता है। पार्श्व का शाब्दिक अर्थ होता है आसपास या किनारों से या अगल बगल से। मैंने उदाहरण के लिए आपके लिए एक वर्ण दिया, कौन सा? लय। जब आप इस लय वर्ण का उच्चारण करते हो तो उच्चारण करते समय स्थिति क्या होती है कि आपकी जो जीभ है वो वर्तस्य भाग, वर्तस्य यानी ऊपरी दांत या मसूड़ा, ऊपरी दांत या मसूड़ा, तो लय वर्ण का उच्चारण करते समय हमारी जिह्वा वर्तस्य भाग यानी ऊपरी दांत या मसूड़े का स्पर्श करते हुए रुक जाती है और निकलने वाली वायु उसके किनारों से या अगल बगल से होकर के गुजरती है, प्रवाहित होती है। ये जिह्वा तब तक यहाँ पे लगी रहेगी जब तक कि लय वर्ण का उच्चारण कंप्लीट नहीं हो जाता है। जब वायु जिह्वा के किनारों से अगल बगल से प्रवाहित होती है तो इसको पार्श्विक व्यंजन कहा जाता है। और याद रहे कि इसका उच्चारण करने में जिह्वा जब वर्तस्य भाग का स्पर्श करती है या वर्तस्य से इसका उच्चारण होता है तो इसको वर्तस्य व्यंजन के नाम से भी जाना जाता है। याद रहे किस नाम से जाना जाता है? वर्तस्य व्यंजन के नाम से भी जाना जाता है। क्रम को आगे बढ़ाते हैं और अब चर्चा करते हैं हम। नेक्स्ट जो भेद आता है आपका वह होता है संघर्षहीन। संघर्षहीन व्यंजन। तो देखिए संघर्षहीन व्यंजन जैसा कि नाम से ज्ञात हो रहा है, हीन मतलब रहित, किससे? संघर्ष यानी घर्षण से। तो वे व्यंजन वर्ण जिनका उच्चारण करते समय कहीं कोई संघर्ष की स्थिति उत्पन्न नहीं होती है उन्हें संघर्षहीन व्यंजन कहा जाता है। और संघर्षहीन व्यंजन के अंतर्गत बात की जाए तो दो वर्ण होते हैं। कौन कौन से? तो एक तो होता है आपका य और दूसरा होता है वै। जब आप इन दोनों वर्णों का उच्चारण करोगे तो इनके उच्चारण में कहीं कोई संघर्ष की स्थिति उत्पन्न नहीं होती है। और अगला आप याद रखना, एक बारगी आप इस वर्ण का उच्चारण करना। ये क्या है? ये है स्वर। आप बोलोगे ए, और जब आप य और वै का उच्चारण करोगे तो इन वर्णों के उच्चारण में लगभग स्वरों के उच्चारण के समान प्रयत्न किया जाता है। अपन चर्चा संघर्षहीन पर कर रहे हैं। तो वे व्यंजन वर्ण जिनके उच्चारण में कहीं कोई संघर्ष की स्थिति उत्पन्न नहीं होती उन्हें संघर्षहीन व्यंजन कहा जाता है। वर्ण होते हैं दो, ये और वै। अब इन दोनों वर्णों का उच्चारण आप जैसे इस ए का उच्चारण करोगे तो लगभग ए के उच्चारण के समान प्रयत्न ये और वै में होता है। और जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में लगभग स्वरों के उच्चारण के समान प्रयत्न किया जाता हो उन्हें याद रखना आप, उन्हें अर्ध स्वर के नाम से भी जाना जाता है। याद रहे, उन्हें किस नाम से?
अर्ध स्वर के नाम से भी जाना जाता है। तो वे व्यंजन वर्ण जिनके उच्चारण में लगभग स्वरों के समान प्रयत्न किया जाता हो उन्हें अर्ध स्वर भी कहा जाता है। और अब जब स्वरों के समान प्रयत्न हो रहा है, हालांकि ये व्यंजन हैं, स्वरों के सहयोग से ही उच्चारण होगा, स्वरों के सहयोग से ही भाषा में लिखे जाएंगे, लेकिन लगभग स्वरों के समान प्रयत्न से तात्पर्य यह है कि इनके उच्चारण में बाधा दिखाई नहीं देती है, इसलिए इन्हें सप्रवाह व्यंजन के नाम से भी, सप्रवाह व्यंजन के नाम से भी जाना जाता है। उम्मीद करता हूं कि यहां तक का हर पॉइंट आपका क्लियर हो गया होगा। चलिए अब संघर्षहीन व्यंजन को एक बार पूरा रिवाइज करते हैं। संघर्षहीन, हीन मतलब रहित, संघर्ष मतलब घर्षण से, यानी जिन वर्णों के उच्चारण में संघर्ष, घर्षण, अवरोध, बाधा ये नहीं होती हैं, वे व्यंजन वर्ण जो कैसे बाधा से रहित उच्चरित होते हैं, जिनके उच्चारण में कहीं कोई संघर्ष की स्थिति उत्पन्न नहीं होती है, उन्हें कहा जाता है संघर्षहीन व्यंजन। क्या कहा जाएगा उनको? संघर्षहीन व्यंजन कहा जाता है। ये दो होते हैं, कौन कौन से? य और वै। इन वर्णों के उच्चारण में लगभग स्वरों के समान प्रयत्न किया जाता है, इसलिए इन्हें अर्ध स्वर भी कहा जाता है और इन्हें सप्रवाह व्यंजन के नाम से भी जाना जाता है। और अब हम चर्चा कर लेते हैं किस पर? अयोगवाह। क्योंकि हमने स्वरों को पढ़ा और व्यंजनों को भी पढ़ा, ना तो हमने स्वरों के वर्गीकरण में इनको शामिल किया और ना व्यंजनों के वर्गीकरण में हमने इनको शामिल किया। अयोगवाह शब्द किससे बन रहा है? ए प्लस योग प्लस वाह। तो अ मतलब नहीं, योग मतलब जोड़, वाह मतलब वहन। तो वे वर्ण जिनका योग ना तो स्वरों के साथ होता है ना व्यंजनों के साथ होता है, जो ना तो स्वरों के साथ जुड़कर के प्रयुक्त हुए ना व्यंजनों के साथ जुड़कर प्रयुक्त हुए, वे वर्ण जो ना तो स्वरों की तरह प्रयुक्त हो पाए और ना व्यंजनों की तरह प्रयुक्त हो पाए, उनको कहा जाता है अयोगवाह वर्ण। और अयोगवाह वर्ण होते हैं आपके ये दो वर्ण, कौन कौन से? अंग और अह। याद रखना, यहां पर इनके साथ प्रयुक्त है क्या? अनुस्वार, और यहां प्रयुक्त है विसर्ग। अनुस्वार और विसर्ग का प्रयोग संस्कृत में होता है, इसलिए इनको मैं कह सकता हूं कि इनका विकास संस्कृत से हुआ, इसलिए विकसित ध्वनि भी हम इनको कह सकते हैं। और जब ये ना तो स्वरों की तरह प्रयुक्त होते हैं और ना व्यंजनों की तरह प्रयुक्त होते हैं, तो इनको स्वतंत्र ध्वनि के नाम से भी जाना जाता है। इन्हें स्वतंत्र ध्वनि के नाम से भी जाना जाता है। तो आपके स्थान की विविधता के आधार पर जिन पर मैंने चर्चा की, मैं एक बार आपको बतला देता हूं। इससे पहली कक्षाओं में भी हम चर्चा कर चुके हैं स्पर्श व्यंजन पर। स्पर्श व्यंजन के बाद हमने चर्चा की अंतः स्थ व्यंजन पर, और अंतः स्थ के बाद हमने चर्चा की ऊष्म व्यंजन पर। ऊष्म व्यंजन के बाद हमने आप लोगों को पढ़ाया संयुक्त व्यंजन, और संयुक्त व्यंजन के बाद अपन ने पढ़ा संघर्षी व्यंजन को। संघर्षी व्यंजन के बाद में हमने चर्चा की स्पर्श, संघर्षी व्यंजन पर। स्पर्श संघर्षी के बाद हमने चर्चा की थी नासिक्य व्यंजन पर, और नासिक्य व्यंजन के बाद हमने पढ़ा उत्क्षिप्त व्यंजनों को। उत्क्षिप्त व्यंजन के बाद हमने पढ़ा प्रकंपित व्यंजन, और प्रकंपित के बाद हमने चर्चा की पार्श्विक पर। पार्श्विक के बाद में
संघर्षहीन व्यंजन और उसके बाद हमने चर्चा की अयोगवाह वर्णों पर। तो ये सब हम व्यंजन वर्णों के अंतर्गत पढ़ चुके हैं। इनको याद रखना। जो नाम मैंने यहाँ आपके सामने नोट किए हैं, 2 मिनट में मैं इनको मौखिक रूप में एक बार और रिवाइज कर लेता हूँ। उसके बाद व्यंजन वर्णों का अगला वर्गीकरण हम आरंभ करेंगे। देखिए, वे व्यंजन वर्ण जिनका उच्चारण करते समय हमारी जिह्वा या मुख से निकलने वाली वायु मुख के अंदर के किसी एक वाग्यंत्र अवयव का स्पर्श करती है, उनको स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। इसके अंतर्गत कैसे मैं तक के वर्णों को शामिल किया जाता है। इसके बाद बात आई अंत्यस्थ की, तो स्वर और व्यंजन के मध्यवर्ती व्यंजन अंत्यस्थ व्यंजन कहलाते हैं। इसके अंतर्गत 4 वर्ण होते हैं, य, रे, ले, व। इसके बाद में बात आ रही है ऊष्म, तो जिन व्यंजन वर्णों का उच्चारण करते समय मुख से निकलने वाली वायु गर्म हो अर्थात जिह्वा पर घर्षण करती हुई प्रतीत हो, उन्हें कहा जाता है ऊष्म व्यंजन। और इसके बाद में बात आती है संयुक्त व्यंजन की, तो वे व्यंजन वर्ण जो 2 व्यंजन वर्णों से मिलकर के बने होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? संयुक्त व्यंजन कहते हैं। ऊष्म व्यंजन में 4 व्यंजन आते हैं, से और है। संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत 3 वर्ण आपके वर्णमाला के और बाकी का एक भाषा वर्ण शामिल होता है। तो संयुक्त में आपका श, त्रय और ज्य, ये 3 वर्ण और श्रय भाषा के अंतर्गत। संघर्षी व्यंजन, तो वे व्यंजन वर्ण जिनका उच्चारण करते समय मुख के अंदर के 2 वाग्यंत्र अवयव अत्यधिक समीप आ जाते हैं, जिससे बीच का वायु मार्ग कैसा हो जाता है? सकरा, और निकलने वाली वायु जिह्वा पर घर्षण करती हुई प्रतीत होती है, उन्हें संघर्षी व्यंजन कहा गया। इसके अंतर्गत 4 वर्ण वर्णमाला के और 4 नवीन विकसित ध्वनियों को शामिल किया हमने। अब 4 वर्ण वर्णमाला के तो से है, और आपके नवीन विकसित ध्वनियों में ख, ग, ज, फ। इसके बाद में बात आई आपके स्पर्श संघर्षी, तो वे व्यंजन वर्ण जिनके उच्चारण में वायु का पहला भाग तो स्पर्शी होता है लेकिन बाद वाला भाग संघर्षी हो जाता है, उन्हें स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहा जाता है। 4 वर्ण इसमें हमने शामिल किए, च, छ, ज और झ। इसके बाद में बात आई नासिक्य पर, तो नासिक्य से आज हमने अपनी क्लास को आरंभ किया ही था। नासिक्य व्यंजन में मैंने आपको कहा कि वे व्यंजन वर्ण जो नासिका के माध्यम से उच्चरित होते हैं उन्हें अनुनासिक या नासिक्य व्यंजन कहते हैं, और प्रत्येक वर्ग का 5वां वर्ण अनुनासिक या नासिक्य व्यंजन होता है। क्रमशः अंग, य, न, मैं, ये 5 वर्ण आपके अनुनासिक हैं। अच्छा, इसके बाद हमने चर्चा की उत्क्षिप्त पर। उत्क्षिप्त का शाब्दिक अर्थ फेंका हुआ होता है, और जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में जिह्वा का अगला सिरा झटके से नीचे गिर जाता है उनको कहा जाएगा क्या? उत्क्षिप्त व्यंजन। उत्क्षिप्त व्यंजन होते कौन कौन से हैं? तो ये 2 वर्ण आपके उत्क्षिप्त हैं, ड़ और ढ। इनके नीचे लगा हुआ बिंदु तल बिंदु या नुक्ता चिन्ह के नाम से जाना जाता है, जो है वर्ण की ध्वनि प्रकट करता है। अब है वर्ण की ध्वनि प्रकट होने की वजह से इसको हम द्विगुणी व्यंजन के नाम से या द्विस्पृष्ट के नाम से, और नुक्ता प्रयुक्त होने की वजह से इसे ताड़न जात व्यंजन के नाम से भी जाना जाता है। इन दोनों वर्णों को विकसित ध्वनि या आगत या गृहीत ध्वनि कहकर के भी पुकारा जाता है। और सबसे मुख्य बात, वर्तनी के अनुसार। अब आप कहोगे वर्तनी क्या है? वर्तनी का शाब्दिक अर्थ तो बरतना होता है, प्रयोग करना होता है, उपयोग करना होता है, व्यवहार में या काम में लेना होता है। यानी भाषागत शुद्धि अशुद्धि संशोधन के नियमों के अंतर्गत जो उत्क्षिप्त व्यंजन हैं उनका प्रयोग सदैव या तो शब्द के मध्य में होगा या शब्द के अंत में होगा, आरंभ में कभी भी प्रयोग नहीं होता है, जैसा मैंने उदाहरणों से बताने की कोशिश आपको की थी। इसके बाद हमने नेक्स्ट पढ़ा किसको? प्रकंपित व्यंजन को। आप देख सकते हैं प्रकंपित शब्द प्र प्लस कंपन से बना है। याद रहे किससे बना है? प्र प्लस कंपन से बना है। तो प्र का अर्थ क्या होता है? कई बार। प्र उपसर्ग है, इसका अर्थ होता है कई बार या बार बार या श्रेष्ठ या अधिक, और कंपन का मतलब कंपन होता है। तो कई बार कंपन या बार बार कंपन इसका शाब्दिक अर्थ निकलता है। उदाहरण के लिए मैंने यहाँ वर्ण भी आपके लिए लिखा था कि आप जब रे बोलोगे
तो रे बोलने में आपकी जिह्वा के अगले सिरे पर कई बार कंपन आ जाता है, इसलिए इसको प्रकंपित व्यंजन कहा जाता है। और जब हम रे वर्ण का उच्चारण करते हैं, याद रहे जब हम रे वर्ण का उच्चारण करते हैं तो ये रे वर्ण कहां से, जिह्वा से लुढ़कता हुआ या बेलन की तरह लपेटकर उच्चरित होता सा प्रतीत होता है, इसलिए इसे प्रकंपित या लुंठित व्यंजन भी कहा जाता है। और इसके बाद अपनी चर्चा आई किस पर, पार्श्विक व्यंजन पर। पार्श्विक व्यंजन या वर्तस्य व्यंजन। अब देखिए पार्श्विक व्यंजन किसको कहेंगे, पार्श्विक शब्द पार्श्व प्लस एक प्रत्यय से बना है, याद रहे किससे बना है, पार्श्व प्लस एक प्रत्यय से मिलकर के बना है। पार्श्व का शाब्दिक अर्थ होता है आस पास या किनारों से या अगल बगल से, और प्रत्ययों का आप जानते हो प्रत्ययों का अपना कोई अर्थ नहीं होता। तो परिभाषा के लिए मैंने यहाँ पर एक छोटे से चित्र के माध्यम से भी आपको बताने की कोशिश भी की थी। वह व्यंजन वर्ण जिसका उच्चारण करते समय हमारी जो जिह्वा है वो वर्तस्य भाग का स्पर्श करते हुए रुक जाती है और निकलने वाली वायु जिह्वा के किनारों से या अगल बगल से बाहर निकलती है, तो उसको क्या कहा जाएगा, पार्श्विक व्यंजन। वर्तस्य भाग से उच्चरित होने के कारण इसे वर्तस्य व्यंजन के नाम से भी जाना जाता है। और वर्ण होता है एक कौन सा, लय। और इसके बाद हमने इस क्रम को और आगे गति प्रदान करते हुए लिया किसको, संघर्षहीन व्यंजन को। संघर्षहीन व्यंजन किसको कहेंगे, जिस व्यंजन वर्ण के उच्चारण में कहीं कोई संघर्ष की स्थिति उत्पन्न नहीं होती है, उन्हें कहा जाता है क्या, संघर्षहीन व्यंजन। और संघर्षहीन व्यंजन के अंतर्गत दो वर्ण हम शामिल करते हैं, ये और वै। ये ऐसे वर्ण हैं जिनके उच्चारण में लगभग स्वरों के समान प्रयास या प्रयत्न होता है, इसलिए इन्हें अर्ध स्वर के नाम से भी जाना जाता है। अर्ध स्वर कहकर भी इनको पुकारा जाता है। और आप जानते हो कि स्वरों के उच्चारण में कहीं कोई बाधा नहीं होती है और इनका उच्चारण लगभग स्वरों के समान होने के कारण इन्हें सप्रवाह व्यंजन भी कहकर के पुकारा जाता है। तो अर्धस्वर पूछे तो दो होंगे, सप्रवाह व्यंजन पूछे तो दो होंगे, और यदि संघर्षहीन व्यंजन पूछे तब भी दो ही होंगे। और ये दो वर्ण कौन से होंगे, ये वै। और इसके बाद बात आई थी हमारी अयोगवा वर्ण पर। तो वे वर्ण जो ना तो स्वरों की तरह प्रयुक्त होते हैं और ना व्यंजन वर्णों की तरह प्रयुक्त होते हैं, उन्हें कहा जाता है क्या, अयोगवाह वर्ण। और अयोगवा वर्ण ये अनुस्वार और विसर्ग प्रयुक्त होने के कारण इनको विकसित ध्वनि और ना तो स्वरों की तरह ना व्यंजन की तरह प्रयुक्त होने के कारण इनको स्वतंत्र ध्वनि के नाम से भी जाना जाता है। और अब हम चर्चा करते हैं नेक्स्ट, और नेक्स्ट पार्ट क्या होगा, चलिए बात कर लेते हैं उस पर भी। अगला जो वर्गीकरण होगा दूसरा, उसका नाम होगा रचना या बनावट के आधार पर। रचना या बनावट के आधार पर। तो रचना या बनावट के आधार पर व्यंजन वर्णों के भेद। रचना या बनावट के आधार पर व्यंजन वर्णों के भेद। देखिए रचना या बनावट के आधार पर हम व्यंजन वर्णों के भेदों को पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले क्यों ना हम अपने व्यंजन वर्णों को ही जानें। तो व्यंजन वर्णों के अंतर्गत देखिए आपके 25 वर्ण तो स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत पढ़े, उनको यहां हम शामिल करेंगे। इसके बाद तय, ठय, डय, ढय, अणय। तय,
थे, दे, धे, ने, पे, फे, बे, भे, मैं, और ये, रे, ले, वे, तथा से, है। ये आपके 33 व्यंजन हो गए। अब इन 33 व्यंजनों को आप गौर से देखोगे तो इसमें 3 प्रकार की स्थिति मुझे तो दिखाई दे रही है, आपको भी दिखाई दे कि कुछ वर्ण तो ऐसे हैं जो एक सीधी और एक खड़ी रेखा से मिलके बन रहे हैं, कुछ में ऐसे टेढ़ी मेढ़ी आकृति हो रही है, ऐसी जलेबी सी बन रही है या पेट की तरह बैठे हुए हैं। अच्छा जी, और कुछ में क्या है, ऐसे पूंछ सी जुड़ी हुई है। तो ये 3 स्थितियां इन वर्णों में हमें दिखाई देती हैं। कुछ वर्ण ऐसे हैं जो एक सीधी और एक खड़ी रेखा से बन रहे हैं, कुछ कैसे हैं, टेढ़े मेढ़े हैं, कुछ के अंत में एक पूंछ सी जुड़ी हुई दिखाई देती है। तो इन तीनों रचनाओं को या इनकी बनावट को ध्यान में रख करके इनके 3 भेद किए जाते हैं। एक होता है पहला साधारण पाई वाले व्यंजन या खड़ी पाई वाले व्यंजन, दूसरा होता है टेढ़े मेढ़े व्यंजन, और तीसरा होता है पूंछ वाले व्यंजन। तो याद रहे, रचना या बनावट के आधार पर व्यंजन वर्णों के भेद कितने होते हैं, तो 3 भेद होते हैं। अब वो 3 भेद कौन कौन से हैं, आइए जानते हैं। नंबर एक होता है साधारण पाई वाले व्यंजन, या मैं कह सकता हूं कि खड़ी पाई वाले व्यंजन। अब आप याद रखना कि जिन व्यंजन वर्णों की रचना एक सीधी और एक खड़ी रेखा से होती है, एक सीधी और एक खड़ी रेखा से होती है, उनको कहा जाता है साधारण पाई वाले व्यंजन। अब इन व्यंजन वर्णों में से मैं जिन जिन वर्णों की पाई हटाऊं वो समझ लीजिए साधारण पाई वाले व्यंजन होंगे। तो देखिए, इधर इया, इधर से हमने देखा आना, खे, गे, घे, झे, जय, चे, तय, थे, धै, नै, मैं, भय, इधर यहां से वै, इधर बै, इधर से लय, इसमें से, यहां से यहां से, और यहां पे आपका ये। तो दोस्तों, जहां से मैंने पाई हटाई हैं वो सभी वर्ण आपके कैसे हो जाएंगे, साधारण पाई वाले वर्ण होंगे। अब यहां 22 व्यंजन हैं जिनकी मैंने पाई हटाई हैं। अब कौन कौन से हैं, देखिए मैं इधर नोट करता हूं साधारण पाई वाले व्यंजनों को। कवर्ग में खे, गे, घे, चवर्ग में चे, जय, झे, इये, अणे,
इसके बाद तवर्ग में से तय, थ, ध, न, पै, बै, भै, मैं, य, ल, वै, सै, सै। ये वो व्यंजन हैं जिनकी रचना मैंने कहा था कि एक सीधी और एक खड़ी रेखा से होती है। तो जो खड़ी रेखा है, ये वाली जो रेखा है, मैंने इन वर्णों से हटा के आपके सामने रखा। तो ये जो रेखा थी खड़ी वाली रेखा, यही क्या होती है? ये होती है साधारण पाई कहो इसको, या इसे आप खड़ी पाई कहो। और ये जो ऊपर की रेखा है इसको कहा जाता है सिरोरेखा। तो वे व्यंजन वर्ण जो एक सीधी और एक खड़ी रेखा से, अब कौन कौन से थे तो जिन्हें मैं ब्रैकेट में ले रहा हूं, ये वर्ण आपके कैसे हो जाएंगे याद रखना, ये हो गए आपके साधारण पाई वाले व्यंजन। अब आप इन्हें काउंट कर सकते हो। मैंने आपके सामने 22 बोला है, तो आप देख सकते हो 22 हैं भी या नहीं भी। ये आपके साधारण पाई वाले व्यंजन हो गए। चाहो तो आप इनको यहां से हटा भी सकते हो, क्योंकि मैंने इनको यहां पे अलग रख दिया है। पुनः सुनिएगा, वे व्यंजन वर्ण जिनकी रचना एक सीधी और एक खड़ी रेखा से होती है, उनको साधारण पाई वाले व्यंजन कहा जाता है। अब बात ये आती है कि किसी शब्द में हमें साधारण पाई वाले वर्णों का अर्धरूप लिखना है। तो किसी शब्द में साधारण पाई वाले वर्णों का अर्धरूप लिखना है, माना कि अपने को उन्नत लिखना है, तो क्या हम उन्नत इस प्रकार से लिखेंगे? क्या उन्नत इस प्रकार से लिखा जाएगा? क्यों? क्योंकि न के नीचे अलंत लग रहा है, तो आधा हो गया। मैंने बोला क्या था कि किसी शब्द में साधारण पाई वाले वर्णों का अर्धरूप लिखने के लिए क्या करें? तो यहां पे ये न आ रहा है भाई, न साधारण पाई वाला है, अब इसके नीचे अलंत लगाए तो इसका मतलब ये आधा है। अब ये आधा है तो क्या किया जाए इसका अर्धरूप लिखने के लिए? जो ऊपर मैंने शब्द लिखा है, क्या इस क्रम में लिखा जाएगा या फिर इस क्रम में लिखा जाएगा या फिर इस क्रम में लिखा जाएगा? तो आप देख सकते हो सही कौन सा है। ना तो इसमें पहले वाला सही है, ना दूसरे वाला। राइट कौन सा है? तीसरा शब्द बिल्कुल सही है। तो यहां इस न का क्या किया हमने? इसकी पाई हटाई हुई है। तो याद रहे, अभी जैसे अपन को लिखना है उज्ज्वल, तो उज्ज्वल भी इसी प्रकार से लिखा जाएगा। अपने को चम्मच सब लिखना है, अपन ऐसे लिखेंगे। तमाम शब्द हैं, तो किसी शब्द में साधारण पाई वाले वर्णों का अर्धरूप लिखने के लिए उनकी पाई हटा दी जाती है। अभी दोस्तों रचना या बनावट के आधार पर भेद रहेंगे, बाकी समय को थोड़ा पहचानना होता है कि ऑनलाइन के लिए भी थोड़ा वक्त की नज़ाकत अपनी अहमियत रखती है। आप लोग मुझे बहुत ही धैर्य और एहतियात के साथ में पढ़ोगे भी और जानोगे भी। कक्षा यदि आपको पसंद आती है तो आप लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करके मुझे बतलाएं। और अब तक जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों बने रहिए आप अपने जाने पहचाने चैनल गुरुकुल क्लासेस पर, और मैं फिर मिलूंगा आगे की इस चर्चा को लेकर के नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ। तब तक के लिए मैं लेता हूं आप लोगों से विदा। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।